सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर सेकंड ऑफ सेल। ठीक है, जो हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था सेल, उसका नेक्स्ट टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सेल क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सबसे आउटर चीज़ हमने पढ़ ली थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि वो लिपिड्स की बनी होती है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटेक्टिव नेचर होता है उसका, ये सब सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनलीज उसकी। मतलब तीन चीज़ें थी ना, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनलीज और न्यूक्लियस। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनलीज आती हैं, क्या क्या और चीज़ें आती हैं, वो पढ़ेंगे। ओके, करते हैं साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, जो सेल का बीच का खाली स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो मिलता है प्लांट और एनिमल दोनों में। ठीक है, दोनों सेल में एक थिक सा और जेल लाइक का, जैसे जेली टाइप होता है ना, जेल लाइक का सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तो साइटोसोल हो जाता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज हो जाती हैं जो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी मैंने दिखाई थी, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही जब वो सेल के अंदर है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो या सेल मेम्ब्रेन, उससे बाउंड होता है। ठीक है, और अपैरेटस कंटेन्स मैनी ऑर्गेनलीज। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है, मतलब सेल जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में एक थिक जेल सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं साइटोसोल, ऑर्गेनलीज और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और यूकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और बहुत सारी ऑर्गेनलीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ 3 पॉइंट थे। कंटेन यूकैरियोटिक सेल की यह इसकी डेफिनेशन होती है कि सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। दो सेल होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो सेल होता है इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करेंगे इसकी ऑर्गेनलीज के बारे में कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक सेल के अंदर या एक साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉलोइंग ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सारी ऑर्गेनलीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं एक साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस और पेरिक्सोसोम्स और वॉक्यूल्स। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं आपको, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट मेन बताऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, वो पावर हाउस होता है सेल का, वहीं पे जनरेट होती है एनर्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है, मतलब प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल में। लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को, क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं, जब हमारा सेल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो वो अपने ही सेल को खुद ही खा लेता है। ठीक है, अगर हम खुद की जान खुद से ले लें तो हम सुसाइड कहलाता है ना वो। तो ऐसे ही अगर हमारा मतलब लाइसोसोम्स, हमारा सेल ख़राब हो जाता है तो वो उसे खुद ही खा जाता है, इस वजह से उसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस भी हमारा एक वो होता है जो हमारे प्रोटीन को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक स्टोरेज है। वॉक्यूल्स हमारे होते हैं, वाटर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर के बने हुए होते हैं ये। ईच ऑर्गेनली इज़ बाउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन। हर एक ऑर्गेनली जो है लिपिड की मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, मतलब ऐसे बाउंड होती है, और इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं हर ऑर्गेनली के, जो मैंने भी आपको बताए। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनलीज हमारी ऊपर ऊपर से। अब हम इसे अच्छे से आगे पढ़ेंगे। वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने भी आपको बताया था, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये किस शेप में होता है, ऐसी शेप में होती है ये, और इसके अंदर ऐसे ऐसी फोल्डिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, तो हम इसे अब आगे पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1850। 1850 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करा था। ठीक है, जैसे कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, जो हमारी मसल्स होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती है हमारी बॉडी में, सिंपल मसल्स 3 तरीके की होती है ना, स्ट्राइएटेड, स्मूथ और कार्डिक। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्राइएटेड मसल्स होती है, इससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है, उसके ऊपर जैसे कोई दानेदार स्ट्रक्चर सा हो जाता है ना, ऐसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोकिलर ने जो करा था 1850 में करा था, और पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो मैंने बताया था ना, इसका स्ट्रक्चर 5 से 12 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, डायमीटर इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। या ये फिलामेंट की शेप में भी हो सकती है, ऐसे लंबी भी हो सकती है, और ये ग्लोब्यूलर शेप में भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। क्या पढ़ा, कोलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करा था। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसकी क्या शेप है, वो फिलामेंटस भी हो सकती है, ग्लोबुलर भी हो सकती है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आउटर मेम्ब्रेन, ये जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है, ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। फिर आती है इनर मेम्ब्रेन, जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है, ये वाली येलो कलर में दिख रही है ना, ये जो येलो ब्राइट सा हो रहा है, हाईलाइट सा हो रहा है, ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो ये खाली स्पेस है, ठीक है, ये वाला खाली जो स्पेस है, ये इसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट स्पेस। इस इंटरमीडिएट मतलब बीच में, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। फिर क्रिस्टी, जो ये फोल्डिंग्स हो रही हैं, ये ऐसे 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 फोल्ड हो रहा है ना, इसे कहते हैं क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जब ऐसे फोल्ड हो जाती है तो उसे कहते हैं क्रिस्टी। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो दो इनर मेम्ब्रेन है, ये हाईलाइटेड, इसके बीच में जो है खाली स्पेस है, ठीक है, ये होता है हमारा मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी है। ठीक है, बताया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली जो होती है, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो ब्राइट येलो कलर में ऐसे हो रही है, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो इसके बीच की खाली जगह है, स्पेस, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। ठीक है, अब आती है हमारी क्रिस्टी। क्रिस्टी होती है ये जो फोल्डिंग होती हैं, इनर मेम्ब्रेन जब ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है तो इसे कहते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, और ये दोनों इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्पेस है, ये होता है हमारा मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी स्मूथ होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी उसमें मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल आराम से एंटर कर सकता है। ये आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। ठीक है, अब इंटरमीडिएट स्पेस जो मतलब हमारा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का था, स्पेस बिटवीन आउटर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लेज अ रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप अभी आगे लेक्चर में पढ़ोगे। इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्ड होती है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, कंटेन एंजाइम, ये एंजाइम कंटेन मतलब इसके अंदर वो एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी बनाने में, एटीपी मतलब एनर्जी, जब हमारी बॉडी में एनर्जी जो प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसमें हर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं हो सकता, कुछ ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो इसे क्रॉस कर सकते हैं। आपको मेन पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, बस ऐसे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डिफाइन सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। तो अगर आप एक ही ऑर्गेनली इतने लंबी लिखोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप मेन सिर्फ वो डाल सकते हो इसकी हेडिंग की, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इंटरमीडिएट स्पेस होता है, क्रिस्टी किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने फिर भी आपको बता दिए हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, इसमें प्रोटीन होता है जिसे प्रायोन्स कहते हैं। इंटरमीडिएट स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे क्रिस्टी की फॉर्म में, मतलब इनफोल्ड होती है, फोल्डिंग्स होती है उसमें, और वो एंजाइम कंटेन करता है एटीपी के सिंथेसिस के लिए, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होए। ट्रिक्स होता है, ठीक है, क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस होता है, फोल्डिंग्स के बीच का, इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं, डीएनए में, आरएनए में, राइजोसोम्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। 70s राइबोसोम्स होते हैं, हेंस सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, और वो अपने कुछ खुद के प्रोटीन्स भी बनाती है। ओके, अब है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला तो वही है पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी का सिंथेसिस मतलब बनाने में हेल्प करती है, बॉडी में हीट भी जनरेट करती है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर होते हैं। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जैसे सेल में इंजरी वगैरह हो गई या कुछ हो गया तो सेल जब मरता है, जब ख़त्म होता है, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ,
वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। जब एनर्जी प्रोडक्शन बनना बंद हो जाएगी तो सेल मर ही जाएगा, ठीक है। और बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, मतलब अलग अलग प्रोटीन्स बनाना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इससे एक ऐसे 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 करके एक स्ट्रक्चर निकला होता है, ऐसे, ठीक है। एक तो स्मूथ होता है जैसे कि ये है, एक रफ होता है जैसे कि ये है, ठीक है। रफ वाले के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो दो तरीके की एंडोप्लाज्म, इसी चीज़ को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चीज़ निकली होती है ना इसे, तो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्मूथ, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी होती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, इससे ये स्ट्रक्चर ये जो निकला होता है ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इधर वाले के ऊपर आपको, एक मिनट, इधर वाले के ऊपर आपको कोई भी ये येलो येलो डॉट नहीं दिख रहे ना, बिल्कुल स्मूथ है। तो ये हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर ये येलो येलो डॉट, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही जो इनफोल्डिंग्स होती है, इसको हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टिन है, ठीक है। और इसके बीच का जो स्पेस होता है, ये पिंक कलर का जो दिख रहा है, इसे कहते हैं क्रिस्टल स्पेस। प्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है सेल के लिए। ये हमें एक नेटवर्क की तरह दिखती है। नेटवर्क मतलब जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, मतलब ऐसे ऐसे ट्यूब की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। और इसमें क्रिस्टी होता है, दैट एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो हमारा साइटोप्लाज्म से निकलता है और न्यूक्लियस पे जाके अटैच होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस के ऊपर हमारे राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से हम उसे रफ कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस और उसे मॉडिफाई करना, मतलब उसे और अच्छा करना। प्रोटीन दैट आर मेड हेयर आर यूजुअली एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बनते हैं वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। अब प्रोटीन बनाने का किसका काम है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिर्फ उसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सिंथेसिस करने का काम तो राइबोसोम का है ना प्रोटीन को। तो रफ वाली पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस और उसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसी वजह से इसमें स्मूथ अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है। अब इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो ये प्रोटीन तो बनाएगी नहीं, तो ये क्या चीज़ करेगी, ये हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है और लिपिड और जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब स्टीरॉयड जो होता है, हार्मोन्स जो होते हैं, उनका सिंथेसिस करने में हेल्प करती है, उनको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, हमारे लीवर में, ठीक है, जितने भी अगर कोई ड्रग्स है, एक्स्ट्रा ड्रग है जो हमारे बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब पॉइजनस इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है, या कोई भी पॉइजन है स्पेशली लिवर सेल में, तो वो उसे डिटॉक्सीफाई करने का भी काम करती है, मतलब साफ़ करने का भी काम करती है। कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, ठीक है। ये बेसिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिवर सेल में स्पेशली काम आती है, ठीक है। इन लिवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सीफाई एल्कोहल एंड ड्रग्स, हमारे लीवर में एल्कोहल या ड्रग्स का कोई पॉइजनस इफेक्ट ना भरे, इस वजह से लीवर को डिटॉक्सीफाई करने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हैं इसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। प्रोवाइड्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में और उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प आती है, ठीक है। स्मूथ वाली जो है वो लिपिड के सिंथेसिस में और लीवर को डिटॉक्सीफाई साफ़ करने में और कैल्शियम स्टोर करने में काम आती है, ठीक है। ये वेसाइकल्स फॉर्म करती है दैट कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू गोल्गी अपैरेटस। वेसाइकल्स मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके पास जो ये अपने पास से सब्सटेंसेस को गोल्गी अपैरेटस में ट्रांसफ़र कर सके। गोल्गी अपैरेटस मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये अपने पास से चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र करती है, गोल्गी अपैरेटस को, ठीक है।
प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ये सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करती है रिएक्शंस के लिए। जैसे ये हमारी फोल्डिंग्स हो गई ना क्रिस्टेनीज के अंदर, तो ये जो बीच का स्पेस होता है ये एक सरफेस एरिया की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, जितने भी एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं उसको करवाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस थे। आप सिंपल सा ये भी लिख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी क्या चीज़ होती है, ठीक है। 2 टाइप की होती हैं, क्या काम आती है दोनों टाइप की, और इसके फंक्शंस, बस अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रह रहा तो ओके। और ये इम्पॉर्टेंट है। होपफुली गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, ठीक है। पिछले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हो, ये इजी हैंडमेड नोट्स ही हैं जो PDF फाइल में कन्वर्ट कर दिए मैंने, ओके। तो लेक्चर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो जितना ज़्यादा आपसे पॉसिबल हो सके, ओके। थैंक यू।